बीकॉम पार्ट थर्ड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सब्जेक्ट है अपने ईएफएम, उसका पेपर सेकंड बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम। इस बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम के जो सेकंड पेपर है इसमें अध्ययन करें थे अपन फंक्शंस ऑफ मनी। और पिछले वीडियो में अपन देखा था मुद्रा के जो कार्य हैं उसमें जो एक था स्टैटिक फंक्शंस, स्थैतिक कार्य, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो फंक्शंस हैं मनी के वो अपन ने पिछले वीडियो में देखे हैं। उसमें अपने मीनिंग ऑफ मनी, डेफिनेशंस ऑफ मनी ये भी अपन ने अध्ययन किया है। तो जो पिछले वीडियो में अपन देखे थे कि मनी के जो कार्य हैं जिनको कि अपन ने ट्रेडिशनल या स्टैटिक फंक्शंस के अंदर कैटेगराइज किया था, जिसमें मुख्य रूप से तय कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय है, स्थगित भुगतानों का आधार है। इस प्रकार से कुछ अर्थशास्त्री ने इनको प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी या सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी के अंतर्गत भी इनको डिवाइड कर रखा है। आज अपन अध्ययन करेंगे पी पॉइंट है डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के जो डायनेमिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। क्योंकि वर्तमान युग में जो मुद्रा का कार्य हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था की गतिशीलता प्रदान करने के लिए मुद्रा में जो गतिशीलता पाई जाती है उसके द्वारा होता है। और किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति तीव्र हो उसमें हम मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गतिशीलता प्रदान करने के लिए, गतिशील होने के लिए मुद्रा के विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का वितरण। अब सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय का मतलब है कि एक राष्ट्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय को जो प्राप्त होती है उसको मौद्रिक मूल्य मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के जो विभिन्न उत्पादन के साधन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको हमें पुरस्कार प्रदान करने पड़ते हैं। तो मुद्रा के द्वारा हमको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कैपिटल हैं तो कैपिटल के बदले में हमें उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। भूमि है तो उसको हमें लगान देना पड़ता है। या मान लीजिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो साहसी हैं, साहसी को प्रॉफिट होगा तो मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय आय का वितरण ठीक ढंग से हो सकता है कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनको हम पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। उनको हम उनका जो रिवार्ड है वो मुद्रा के माध्यम से ही दे सकते हैं, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें बेसिस ऑफ क्रेडिट, साख का आधार, यानी कि कोई भी बैंक है या जो वित्तीय संस्था है किसी व्यक्ति को या व्यापारी को उधार तभी देती है जब उसको ये पता है कि उसके पास में कितनी प्रकार की मनी है, यानी कि वो साख का जो आधार है वो मनी है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या गरीब व्यक्ति हैं तो सामान्यतः उनको दूसरे व्यक्ति उधार देने में थोड़ी हिचकिचाहट पैदा करता है। तो बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक, वो भी मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन मुद्रा के माध्यम से ही बैंक साख का सृजन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक का मुख्य कार्य होता है डिपॉजिट करना और उधार देना। तो सामान्य जनता जब मुद्रा के रूप में बैंकों को पैसा जमा कराती है तो उस डिपॉजिट के आधार पर ही बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। यदि मुद्रा के रूप में पैसा ज़्यादा जमा नहीं होगा तो साख का क्रिएशन भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मुद्रा के द्वारा साख का सृजन आसानी किया जा सकता है। बैंक या वित्तीय संस्थाएं व्यापारी को, उद्योगपतियों को या सामान्य जनता को या किसानों को ज़्यादा मात्रा में ऋण दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करना। अब पूंजी किससे कहते हैं, अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ उस लगाया जाता है जो कि संपत्ति का वह भाग जो और अधिक धन कमाने के काम में लिया जाए उसको अपन पूंजी कहते हैं। पूंजी की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि यदि आपके पास में कोई ऐसी संपत्ति है तो वो उसको आप मुद्रा में कन्वर्ट करके
और उसकी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। यदि मान लीजिए कोई संपत्ति बेकार पड़ी हुई है जिसका अपन यूज नहीं हो रहा है, तो उसको मुद्रा में कन्वर्ट करके और आप उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं। और किसी पूंजी की उत्पादकता बढ़ने से क्या होगा कि देश में जो आर्थिक विकास है वो भी हम तेज गति से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल, मूल्य स्तर पर नियंत्रण करना। क्योंकि बाजार में तेजी और मंदी की स्थिति आती रहती है, कभी तेजी होती है कभी मंदी की स्थिति होती है। व्यापार चक्र की स्थिति कह सकते हैं, तेजी या मंदी, या इसको कहते हैं अपन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, व्यापार तेजी मंदी होती है तो मुद्रा के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मुद्रा की जो मात्रा है उसमें कमी और वृद्धि करके हम मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन, तेजी मंदी की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी भी देश का जो राष्ट्र केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई क्या करता है कि यदि बाजार में मुद्रा प्रसार ज़्यादा हो रहा है, मूल्य स्तर में वृद्धि होती चली जा रही है, तो मुद्रा की मात्रा को कम करके उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और मान लीजिए मंदी की स्थिति है और तो उसको दूर करने के लिए हम बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा के द्वारा बाजार में जो मूल्य स्तर है उसको हम नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। यानी कि तेजी मंदी की जो घटना है उनको नियंत्रित करने के लिए हम मुद्रा की मात्रा में कमी और वृद्धि करके ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल डिसीजंस, वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करता है मुद्रा। अब कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो उद्योगपति है या कोई भी व्यक्ति है, उसको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजंस वो ले सकता है उसके पास में मुद्रा की जो उपलब्धता है, मुद्रा के द्वारा वो डिसीजंस लेने में उसको आसानी रहती है। क्योंकि कोई भी जो कार्य है बिना वित्त के संभव नहीं है, बिना मुद्रा के कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को यदि मतलब एक्सपेंशन करना है या नए उद्योग धंधे खोलने हैं या नए व्यापार का विकास करना है, तो आप अपने मुद्रा के माध्यम से ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस प्रकार से हमें उद्योग धंधे खोलना है, कितनी उसमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी या कितना उसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुद्रा के माध्यम से आप ये सारे डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन में सहायक है मुद्रा। अब मुद्रा के माध्यम से आप उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, पूंजी की उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जब देश में उद्योग धंधों का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, यानी कि रोजगार के साधन भी जनरेट होंगे। तो मुद्रा के माध्यम से किसी भी राष्ट्र में रोजगार के साधनों में वृद्धि की जा सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग, हीनार्थ प्रबंधन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते कैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है वो साल भर का अपना बजट बनाती हैं और बजट के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि साल भर में कितने खर्चे होंगे और कितने उनकी इनकम होगी। तो यदि आपकी मान लीजिए सरकार की जो इनकम है वो लेस देन एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनकम तो है कम और एक्सपेंडिचर यदि ज़्यादा है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है, उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और घाटे की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को मुद्रा दी जाती है, लोन दिए जाते हैं, अतिरिक्त नोट छापे जाते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। तो हीनार्थ प्रबंधन की, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील राष्ट्र है और राष्ट्र का विकास करने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और कई बार स्थिति आती है सरकार की जितनी इनकम है जो टैक्सेस के माध्यम से प्राप्त होती है या अन्य साधनों से प्राप्त होती है वो कम पड़ जाती है और खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उनको मीट अप करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो मुद्रा के द्वारा हम डेफिसिट फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है मुद्रा के माध्यम से। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुद्रा के द्वारा हम पूंजी की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं, नए नए उद्योग धंधे खोल सकते हैं, व्यापार का विकास कर सकते हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं। और इन सब का परिणाम निकलेगा कि किसी भी राष्ट्र का जो विकास की गति है उसको हम तीव्र कर सकते हैं। तो मुद्रा एक ऐसा इंजन है जो विकास की गति को तीव्र करने में हमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लिक्विडिटी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति की तरलता। मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं, यानी कि आपकी जो संपत्ति हैं यदि हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो सबसे पहले एसेट साइड में कैश इन हैंड
कैसेट बैंक ये लिखते हैं, जो कि लिक्विडिटी के हिसाब से है। तरलता का मतलब यह है कि उस वस्तु को हम आसानी से काम में ले सकते हैं। तो संपत्ति की जो तरलता है वो मुद्रा के माध्यम से ही हो सकती है कि आपकी जो भी संपत्ति है, भूमि है, भवन है, या इंडस्ट्री है, या मशीनरी है, या फर्नीचर है, या ऐसी संपत्ति है, उसको हम मुद्रा में कन्वर्ट करके उसकी लिक्विडिटी कर सकते हैं। और तरल से जो संपत्ति है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले सकते हैं, एक यूज से दूसरे यूज में उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपत्ति की तरलता में भी ये मुद्रा सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडेक्स ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी, यानी कि रीपेइंग जो कैपेसिटी है उसका सूचकांक है, उसका आधार है आपकी मुद्रा है। किसी भी व्यक्ति की इनकम जितनी ज़्यादा होगी, मुद्रा जिसके पास ज़्यादा होगी, वो रीपेइंग कैपेसिटी उसकी उतनी अच्छी होती है। और कोई भी संस्था जब किसी व्यक्ति को उधार देती है तो पहले जज करती है कि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि हम उसको जो ऋण प्रदान कर रहे हैं क्या वास्तव में ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण की वापसी वो समय पर कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। तो मुद्रा के माध्यम से उस व्यक्ति की हम रीपेइंग कैपेसिटी का भी जज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता प्रदान करने के लिए मुद्रा के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। बिना मुद्रा के कोई भी अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से विकास नहीं कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि मुद्रा के जो कार्य हैं, प्रायोगिक कार्य, वो निश्चित रूप से हैं जो डायनेमिक फंक्शंस हैं। थैंक यू, धन्यवाद।